हिंदुस्तान में भी मनहूसियत की कमी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान यहाँ पर हैं, उसमें से 90% मुसलमान हर रोज हिंदुस्तान की शांति को भंग करने के लिए परेशान होते हैं। आप जिस जिस दिन भी आप टू ब्लॉक्स में दुनिया डिवाइड हुई थी कोल्ड वार में रशिया के अगेंस्ट, तो उस वक्त हम अमेरिका के एल आए थे, तो वहाँ से एड भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा। तो इस वजह से हमारी जो शुरू से एवोल्यूशन है, जो हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, वो एक्चुअली इवॉल्व ही नहीं हो सकी डेट से, लोन से, इस तरह की चीज़ों से। अब जो जो इंडिया को जब हम देखते हैं तो इंडिया ने इनिशियली सर्वाइव किया है, हमने इनिशियली थ्राइव किया है, लेकिन उन्होंने सर्वाइव किया, लेकिन उनका वो सर्वाइवल जो है वो लॉन्गर रन में उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल हुआ। इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ, उसको मुसलमान कन्वर्शन करवा रहा है, तो वो तो देशद्रोही का काम कर रहा है, वो तो देशद्रोही का काम कर रहा है। आप जबरदस्ती किसी को कैसे धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, किसी मासूम के जान के साथ, उसके ईमान के साथ आप कैसे खेल सकते हैं? ये किस कुरान ने कहा आपको? ये किस कुरान ने आपको अनुमति दी है? हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में, हिंदुस्तान में बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा फैशन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का मुसलमानों में। बीवी घर पे है, बच्चा घर पे है, लेकिन और भी चाहिए औरतें। क्यों? इसकी इजाजत आपको कुरान देता है? कुरान तो कहता है कि अगर आप किसी औरत को बंद नजर से भी देखते हैं तो वो भी जना है, वो भी जना है। तो आपने बिना निकाह के बीवी और गर्लफ्रेंड कहां से रख लिया? ये बहुत बहुत फैशन में है हमारे हिंदुस्तान में, बहुत फैशन में है। हर 2 दिन में 5 केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं और बीवियां रोती हैं, बिलखती हैं कि मेरा हस्बैंड दूसरी लड़की के पास है। 5 साल 10 साल शादी को होता नहीं है कि उसको फिर अपनी बीवी पसंद नहीं आती है। मुसलमान मर्दों को उनको फिर दूसरी औरत का जिस्म चाहिए होता है एंटरटेन करने के लिए। और लानत है ऐसी औरतों पर जो शादीशुदा मर्दों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख करके फंसाती है। मुझे लगता है कि एक मर्द की पैदाइश नहीं होती है ऐसी औरतें जो जानती है कि भाई वो शादीशुदा है, वो बाल बच्चेदार है, हम उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उसके बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये कहा है हमारा कुरान। और जब ऐसे औरतों को और ऐसे मर्दों को हम कहते हैं कि ये गलत है, तो हम ही प्रोस्टिट्यूट हो जाते हैं, हम ही नंगे हो जाते हैं, हम ही आवारा हो जाते हैं। तो ये कौन बैठा है पाकिस्तान में जो हमारी खिड़कियों में झांक कर देख रहा है? ये पाकिस्तान का ऐसा कौन सा स्पाई हिंदुस्तान में बैठा है जो हमारी खिड़कियों के अंदर, हमारे दरवाजों के अंदर, हमारे बाथरूम के अंदर झांक के देख रहा है और ये खबर पहुंचा रहा है कि यहाँ पर मुसलमान बहुत असहाय हैं? कौन से मुसलमान असहाय हैं? कौन से मुसलमान? यहाँ पर मुसलमान अय्याशी पेल रहे हैं और जब उन पर कानूनी कार्रवाई होती है तो एक प्रोपेगेंडा ये लोग चलाते हैं कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। भैया कैसा इस्लाम है तुम्हारा जो खतरे में आ जाता है? मर्द करोड़ों जना कर ले, मर्द करोड़ों गलतियां कर ले, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई मेरा इस्लाम, मेरा इस्लाम। आपको इस्लाम ने कब कहा कि आप 10 औरतों को अपने बिस्तर का सामान बनाइए? कोई मुसलमान यहाँ पर एक भी मुसलमान, कोई भी बहुत डिप्राइव्ड या बहुत डरा हुआ नहीं है। शेर बन करके गलतियां कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, हिंदुओं को परेशान कर रहा है, हिंदुओं के धर्म के साथ खेल रहा है यहाँ का मुसलमान। हम कानून सख्त करते हैं तो कह दिया जाता है कि नाजिया काफिर है। आपके पड़ोस में किसी बच्ची का बलात्कार होगा, आप अपनी आवाज नहीं ऊंची कीजिएगा? कहा वो बच्ची हिंदू ही क्यों ना हो, बच्ची तो बच्ची होती है, लड़की तो लड़की होती है, तो आवाज तो ऊंची करेंगे ना भाई। तो कह दिया जाएगा देखो मुसलमान लड़का रेप किया है लेकिन लड़की तो हिंदू है ना। अरे भाई ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सा कुरान है? ये कौन सा फतवा है? ये क्या मचा करके इन लोगों ने ये पाकिस्तानी। कि मैं 15 रुपए कमाऊं ताकि 5 रुपए मेरा प्रॉफिट हो और 10 रुपए मेरे वो जो मैं कर्जे में लेके आया मैं वापस कर दूं। ठीक है, अब हुआ ये कि हम वो जो वहाँ से पैसे ले रहे हैं उसको जो यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम उसका इफेक्टिव यूज़ और सही जगह पे उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नहीं आता और हमें उसका कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होता। और वो हम लगा देते हैं पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये पॉलिटिकल लोग डेवलपमेंट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एक फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग खड़ी की है या मोटरवे बनाया है या मेट्रो बनाई है, उसको आपने कर्जे से बनाया, उसके ऊपर भी आपने सब्सिडी दे दी। इसको बोलते हैं अनटारगेटेड सब्सिडी, कि जहाँ पे आप सब्सिडी तो दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उसका आउटकम आपके ऊपर कुछ नहीं आ रहा। अब जब आउटकम नहीं आ रहा होता तो वो आपकी सब्सिडी आपके ही गले पड़ जाती है।
वो शॉर्टर टर्म में तो आपको पॉलिटिकल फ़ायदा दे रही होती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन वो आपकी पूरी स्टेट के ऊपर बर्डन बन जाता है। और वो जनरेशन जो अभी पैदा भी नहीं हुई, जब वो पैदा होती है तो वो कर्ज़ों में जो है वो जकड़ी होती है। एक बुक है जॉन परकन की, जॉन परकन की बुक है, उसमें उन्होंने ये कहा है, उसमें सारी उसने हिस्ट्री लिखी है और वो अपने आप को हिटमैन कहता है। बुक का नाम है द कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। उसमें ये कहता है कि जो आपके लोन्स और जो आपके डेट्स हैं ना, ये एक्चुअली आपने डेफिनेटली पे बैक करने हैं। अब होता ये है कि गरीब मुल्क कर्ज़ा तो लेते हैं, अब वो कर्ज़ा फॉर एग्जांपल IMF से हमने 1 बिलियन ले लिया, अब इसका हमने इस्तेमाल करना है, हमने कोई इंडस्ट्री लगानी है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए होगी, एक्सपर्टीज़ चाहिए होगी, टेक्नोलॉजी चाहिए होगी और कैपिटल चाहिए होगा। ये चारों चीज़ें, ना हमारे पास स्किल्ड लेबर है, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास कैपिटल है। जब ये तीनों चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हमने कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट करनी है। वो उन्हीं कंट्री से दोबारा से हम वो सर्विसेज भी इंपोर्ट करते हैं जिनसे हमने कर्जा लिया होता है। तो इनडायरेक्टली होता ये है कि एक हाथ से पैसे आते हैं, दूसरे हाथ से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है IMF का कर्जा आज तक पाकिस्तान के लिए वर्क नहीं कर पाया, क्योंकि हमने उसको इफेक्टिवली और उसको प्रोडक्टिव यूज़ में कहीं लगाया ही नहीं। सर आपका नाम? ताहिर। क्या करते हैं? मैं IT में जॉब करता हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ। सर 70 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया से ऑयल रिफाइनरिंग के लिए कहा है, उनसे रब्ता किया है। क्या कहेंगे, हम आज तक रशिया से कच्चा तेल नहीं ख़रीद पाए और इंडिया ना सिर्फ धड़ाधड़ दूसरे ममालिक से ख़ाम तेल ख़रीद रहा है बल्कि उनको रिफ़ाइन भी कर रहा है और रिफ़ाइनरिंग मशीनरी और यूनिट्स भी लगा रहा है। देखिए, इंडिया के रिलेशनशिप जो है ना अमेरिका और रशिया के साथ शुरू से ही 1947 से ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं। हमारे हमेशा उनके साथ डिफरेंट रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास ये ऑयल रिफाइनरीज जो है अगर हम मज़ीद लगाते हैं तो एक फ़र्दर इन्वेस्टमेंट है। अब ऐसे हालात जिसमें हमारे मुल्क के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे तो हैं नहीं है, उल्टा हमारे ऊपर कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है और हमारे कुछ रिज़र्व्स भी जो है, फाइनेंशियल रिज़र्व्स भी जो हैं इकनॉमिक अच्छे नहीं हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट है, चाहे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है या आने वाली गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ उनको इस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा कि फर्स्ट स्टेप पे अपनी ऑयल की कंजम्पशन को जो है वो रिड्यूस करें। ऑयल की कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है ना, वो ये है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इन्हेंस करें। उसको देखें, हम में से बहुत सारा आप देख रहे हैं हर साल गाड़ियों की तादाद सड़कों पे बढ़ रही है। उसकी वजह से बैंकिंग की लीज़ ऑप्शंस ईजियर थी, लेकिन अब पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव है। पहले सबसे गवर्नमेंट ये कैलकुलेट करे कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग बाइक्स यूज़ कर रहे हैं और गाड़ियों के अलावा, और कितने परसेंट हैं जो कि अपनी सेल्फ कन्वेंस यूज़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आप देखें सड़कों पे 10 गाड़ियाँ, 10 गाड़ियों में एक एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है,